सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस क्या होते हैं? इनमें एटीपी कैसे जनरेट होते हैं? एनएडीएच बराबर कितने एटीपी के, एफएडीएच बराबर कितने एटीपी के, और इसमें से एनर्जी कैसे जनरेट होती है? तो इन सभी के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या है, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में भोजन के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी जनरेट होने की यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब बात आती है कि सेलुलर रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि यदि सेलुलर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है हमें पता है कि ये एक सेल्स है और इस सेल के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें से फिर ये एनर्जी जनरेट होती है। तो आइए अब समझते हैं कि जो ये कोशिकीय श्वसन है इसमें आगे के स्टेप में क्या होता है। देखिए, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रिया के फलस्वरूप अंत में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्रिया के फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक एसिड बनता है। अब यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है। अब जानते हैं कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसमें कुल कितने स्टेप्स होते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में टोटल 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। इसमें से ये जो डायग्राम बना है इसमें से ये पूरा सिस्टम इसमें क्लियर है कि यहाँ पे जो ये स्टेप है ये है ग्लाइकोलाइसिस का और ये है क्रेब्स साइकिल का, और फिर इसके आगे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का। अब आगे के स्टेप में क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए, ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज से शुरू हुआ। बनाना क्या है हमको? पायरुविक एसिड बनाना है। अब हमें ये समझना है कि ग्लूकोज से जब हम पायरुविक एसिड बना रहे हैं तो ये क्या डायरेक्ट बन जाता है? नहीं, इसमें कितने स्टेप भाग लेते हैं? 10 स्टेप्स भाग लेते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको अपने घर से छत में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं? यानी कि 10 सीढ़ियां हो सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टेप्स है वो है यहाँ पर समझने वाली बात कि ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है? पायरुविक एसिड बनाना है। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन यानी कि ब्रेक डाउन, ये क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है, यानी कहाँ पर? कोशिका के साइटोसोल में होता है। और यह एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है, यानी कि अवायवीय प्रक्रिया है, अर्थात इसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस को सर्वप्रथम इम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस ने खोजा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है,
ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस 10 चरणों में पूरी होती है और इसमें कई एंजाइम्स कार्य करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसके अंत में हमने जान लिया कि पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। अब यह पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने समझ लिया कि यह एक अवायवीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया और हमें पता चल गया कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है। अब देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रवेश कर रहा है? यह पायरुविक एसिड प्रवेश कर रहा है तथा वहाँ पर इसका फिर ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये जो है स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस, हमने समझ लिया कि इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड बनने के बाद फिर जब ये आगे का स्टेप होता है उसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो है जब यहाँ पे ये प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ये एसिटाइल कोएंजाइम बना और ये साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, मतलब साइट्रिक एसिड के साइकिल में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर ये जो है रिएक्शन कहलाता है लिंक रिएक्शन। फिर इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल का निर्माण होता है और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अब ये जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्रेब्स चक्र क्या है। क्रेब्स चक्र का नाम हंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया, जिन्होंने विस्तृत चक्र की परिकल्पना की थी। उनके योगदान के लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह 8 स्टेप्स वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या थे? 10 स्टेप्स थे। क्रेब्स साइकिल में क्या है? 8 स्टेप्स हैं, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल समूह को ऑक्सीडेशन करके CO2 के 2 अणु बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया में एक ATP का उत्पादन होता है। कम ऊर्जा वाले यौगिक हैं जो NADH और FADH2 भी बनते हैं। अब जान लेते हैं कि ये NADH और FADH2 ये क्या होते हैं। तो NADH का फुल नेम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और FADH2 का फुल नेम है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक ग्लूकोज के अणु से एसिटाइल कोएंजाइम्स के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। ये बहुत यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ लीजिए, एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु? 2 अणु उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्रेब्स चक्र के 2 चक्रों की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि पहला चक्कर साइट्रिक एसिड का, फिर इसके बाद दूसरा चक्कर, 2 चक्कर की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद इन चक्रों में ये बनता क्या है? 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP प्राप्त होते हैं। यहाँ तक ये हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। ये भी जो है वायवीय श्वसन होता है। इसमें क्या होता है कि वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में, समझिएगा, ETS द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ATP निर्माण होना ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ATP बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया है कि जो पहला स्टेप था वो था ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें हमने क्या बनाया? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया। इसमें टोटल कितने स्टेप हुए? 10 स्टेप्स हुए। यह एक अवायवीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम्स का निर्माण हुआ। इसमें यहाँ पर ये लिंक रिएक्शन होता है जब ये
एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होकर के ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। क्रेब्स साइकिल में ये 2 चक्कर पूर्ण होते हैं। इसमें से जब ये 2 चक्कर पूर्ण हो जाते हैं, फिर इसके बाद आगे का जो स्टेप्स है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसमें सबसे ज़्यादा एटीपी बनते हैं और इस प्रकार से हमें एनर्जी क्या होती है, मिलती रहती है, बनती है। इसी प्रकार से ये एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के द्वारा। अब इसके बाद ये जो है एक NADH जो होता है वो 3 ATP अणुओं के बराबर होता है। एक FADH2 जो अणु होता है वो 2 ATP अणुओं के बराबर होता है। तो अब हम आगे के स्टेप्स में समझेंगे, आगे की नेक्स्ट वीडियो में, कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें टोटल कितने ATP जनरेट होते हैं, क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने ATP जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में टोटल कितने ATP जनरेट होते हैं। तब जाकर के फिर हमारा पूरा कैलकुलेशन निकल कर आएगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया है इसमें टोटल कितने ATP बनते हैं और कितने ATP का लॉस होता है, शुद्ध लाभ कितने ATP का होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।